हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष चौहान। और आज हम लोग कहने वाले मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो केमिस्ट्री क्लास 9 का पहला चैप्टर है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका पार्ट 2 कहने वाले। पार्ट 1 हम लोग पहले ही कर चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। उसमें हमने सारे टॉपिक को एकदम डिटेल में डिस्कस किया था, एक बहुत ही अच्छे वे में डिस्कस किया था। तो यार देखो, पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर क्या है, मैटर किन चीज़ से बना है, किससे बना है, पार्टिकल से बना है। तो पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे हमने। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने उन्हें क्लासीफाई किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस में। फिर हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा था, जैसे फ्लूइडिटी हो गया, रिजिडिटी हो गया, कॉम्प्रेसिबिलिटी हो गया। तो ये सब हमने कवर कर लिया था। फिर उसके बाद हमने लास्ट में ये देखा था कन्वर्जन। जो कन्वर्जन होता है एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या ये सब हमने मतलब सॉलिड का स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो अब हम उसी उसी को कैरी ऑन करेंगे। तो हमने देखा था कि सॉलिड को हम लोग कैसे लिक्विड में चेंज करते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में हमने पढ़ा था, और मेल्टिंग भी हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो चलो यार अब आगे चलते हैं हम लोग। तो देखो, वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन एक बहुत ही मतलब, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। वेपोराइजेशन देखो सिंपल, इसको ऐसे याद रखो। वेपोराइजेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए फेज ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स लिक्विड फेज टू इट्स वेपर। सिंपल है यार, लिक्विड से वेपर में कोई चीज़ अपना चेंज हो रहा है, जैसे कि वाटर लिक्विड स्टेज से वाटर वेपर में, उसी को वेपोराइजेशन कहते हैं। अब सबको कन्फ्यूजन ये होता है कि वेपोराइजेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, वेपोराइजेशन और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है, या इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। अगर ये तीनों में से कुछ ही पूछ दिया तो आप अच्छे से आंसर दे दोगे, इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो देखो यार, ये इवापोरेशन और बॉइलिंग जो है ना यार, ये वेपोराइजेशन का 2 टाइप्स है। ठीक है, तो वेपोराइजेशन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है इवापोरेशन, एक होता है बॉइलिंग। तो चलो बॉइलिंग को एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर करते हैं कि इवापोरेशन के बारे में एकदम कथा लिखने भी आ गया तो उसे भी अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, तो इवापोरेशन देखो क्या होता है। इवापोरेशन, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो देखो, कोई भी लिक्विड जब अपने वेपर में चेंज करता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि तुम वाटर का ले लो, वाटर सबसे बेसिक है। तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर लेकिन तुम देखते हो कि नदी का पानी, समुद्र का पानी, वो सब 100 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी ना जाता है। फिर भी वो वेपर में चेंज करता है वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है। तो वहाँ पे देखो क्या होता है, जो वाटर होता है ना, वाटर तो उसका स्लोली स्लोली, जैसे कि ये देखो, ये अपर लेयर है। ठीक है, अपर लेयर। ठीक है, अपर लेयर है, ये समझ लो कोई रिवर या कोई भी वाटर बॉडी का। ठीक है, तो वेपोरेशन में क्या होता है ना कि स्लोली स्लोली हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर करके इवापोरेट होता है। ठीक है, तो मतलब ये समझाने के लिए कि 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे कैसे इवापोरेशन हो रहा है। ठीक है, तो समझ रहे होगे ना, कि धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब करता है। और चलो इसका नेक्स्ट टॉपिक देखो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो यार होप तुम समझ गए होगे इवापोरेशन क्या है, बहुत ही ईजी था। तो इवापोरेशन का देखो नेक्स्ट, इट इज़ ए सरफेस फेनोमेना। ठीक है, सरफेस फेनोमेना बताया कि सरफेस पे होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस वाले मैक्सिमम वो रेडिएशन जो जो भी जैसे सूरज से मैक्सिमम सोलर इंसोलेशन एब्जॉर्ब करते हैं, इसी कारण ये सरफेस फेनोमेना है। ठीक है, इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस विथ और विदाउट हीटिंग। तो देखो हीट, विदाउट हीटिंग देखो, तो विदाउट विथ हीटिंग का तो तुम समझते हो कि हीट प्रोवाइड किए इवेपोरेशन हो रहा है। विदाउट हीटिंग का यार मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा आगे चल के विदाउट हीटिंग कैसे होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा केस है, मज़ा आ जाएगा सुन के। ठीक है, अब देखो, इवापोरेशन कैन काउज कूलिंग। तो इवापोरेशन हम लोग में कूलिंग इफेक्ट काउज करता है। जैसे कि देखो, गर्मी के मौसम में हमें स्वेट निकलता है। तो स्वेट क्या होता है, देखो स्वेट हम लोग के बॉडी से निकलता है। तो स्वेट जब हम लोग के बॉडी से निकलता है तो वो हीट कहाँ से लेता है, इवापोरेट होने के लिए हमारे बॉडी से। तो एक तरह से इवापोरेशन कूलिंग काउज कर रहा है। ठीक है, जब स्वेट इवापोरेट होता है तो वो हीट हम लोग के बॉडी से लेता है, और बॉडी से लेता है यार, मतलब क्या, हीट ले लिया तो कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो ना। और इवापोरेशन थोड़ा स्लो प्रोसेस है, जैसा कि मैं नदी के एग्जांपल में तुम समझ ही चुके हो कि स्लोली स्लोली नदी का पानी इवापोरेट होता है और वेपर में चेंज होता है। चलो, तो ये क्वेश्चन तो यार बहुत ही थे, मतलब इतना आता है कि पूछो मत। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स
जो कि इवापोरेशन के रेट को इफ़ेक्ट करते हैं, और कैसे करते हैं उसे एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो द रेट ऑफ इवापोरेशन इज़ अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला क्या है? पहला है टेम्परेचर, ठीक है, पहला है टेम्परेचर। तो देखो यार टेम्परेचर का क्या है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इवापोरेशन बढ़ेगा। ये डायरेक्टली फील करने वाली बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, इसमें हम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखो सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना इवापोरेशन फास्ट होगा। जैसे कि तुम, जैसे कभी पानी गिर जाता है तुम्हारे घर में, तो तुम क्या पोछा लगा देते हो ना, तो क्या करते हो, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हो। सरफेस एरिया बढ़ा दिया मतलब क्या, अब उसे ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया, अब अच्छे से वो इवापोरेट करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, तो तुम कप में चाय पीते हो तो वो तुमको गर्म लगता है, लेकिन वही तुम चाय की प्याली होती है उसमें पियोगे तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है और पीने में थोड़ा बेटर होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट भी तुम्हें समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन का रेट स्पीड होगा, ठीक है। तीसरा है यार ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी थोड़ा सबको कंफ्यूजिंग लगता है, बहुत ईजी है, समझ जाओ। देखो तो ह्यूमिडिटी का क्या है ना यार, कि जितना जितना एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी रह सकता है ना वो फिक्स है, ठीक है। तो जितना एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी रह सकता है वो फिक्स है। तो अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है, इवापोरेशन और नहीं हो सकता है। जैसे गर्मी के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर बॉडी से बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होता है, हम लोग का स्वेट निकलता है उससे बहुत इवापोरेशन होता है, तो ह्यूमिडिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होगा, तो इसीलिए जो हम लोग का मतलब धीरे धीरे जो इवापोरेशन है वो बहुत बहुत स्लो हो जाएगा उसका रेट, ठीक है। तो समझ रहे हो ना ह्यूमिडिटी को। तो ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवापोरेशन के, मतलब जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना स्लो रेट ऑफ इवापोरेशन। अब देखो विंड स्पीड, तो विंड स्पीड क्या होता है, तो विंड स्पीड देखो क्या करता है, विंड अगर ब्लो करता है ना, तो विंड अगर ब्लो करता है तो वो ह्यूमिडिटी को कैरी करके ले जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी अगर जैसे कोई एरिया में है, ठीक है, तो वहाँ देखो एक चीज़ तो मान लो, जहाँ ह्यूमिडिटी होगा वहाँ विंड स्पीड, मतलब अगर ह्यूमिडिटी है वहाँ से विंड पास किया ड्राई विंड, तो देखो क्या करता है, वो ह्यूमिडिटी को अपने साथ लेके चला जाता है और वहाँ पे फिर से मतलब विदाउट ह्यूमिड रीजन बन जाता है, ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे फिर अच्छे से इवापोरेशन हो पाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी के बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ इवापोरेशन के। और विंड स्पीड का एक और काम है यार कि ये काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का बढ़ा देता है। जैसे कि तुम कपड़ा सूखने दिए तो वो क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है तुम्हारे कपड़े में, उसका ये वो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वो बढ़ा देता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, तो बढ़ाते 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 तो उनको गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका हम लोग जस्ट देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इस चीज़ के बारे में कि कैसे लिक्विड और गैस होता है, ठीक है, लिक्विड से गैस होता है, गैस में कन्वर्ट करते हैं। जो है देखो, हमने इवापोरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम लोग बॉइलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बॉइलिंग, तो देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग। तो बहुत सिंपल है, इवापोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस भी पूछ देगा, तो 5 पॉइंट दोनों के मैंने दे दिए, आराम से तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बहुत ईजी है। देखो अगर उसके जैसे कि वाटर का एग्जांपल लेते हो, तो वाटर का क्या है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को हीट प्रोवाइड करें तब जो उसका वेपोराइजेशन होगा उसी को बॉइलिंग कहते हैं। और अगर 100 डिग्री से नीचे नीचे अगर हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तब वो इवापोरेशन होगा, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद फिर बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेना। बल्क फेनोमेना क्या, जैसे कि इवापोरेशन के बारे में हमने देखा था कि इस पे सरफेस के लिक्विड इवापोरेट करते हैं, लेकिन बॉइलिंग में क्या है, बॉइलिंग में बल्क फिनोमेना, क्योंकि हम लोग उसमें अच्छा अमाउंट ऑफ हीट वो दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसमें एक बल्क ऑफ लिक्विड, मतलब क्या बहुत ज़्यादा बल्क ऑफ लिक्विड एक बार में वो हो जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं, अपने वेपर में चेंज कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इट इज़ कंपलसरी टू हीट द लिक्विड ड्यूरिंग बॉइलिंग। हाँ तो कंपलसरी है, क्योंकि ये नेचुरली नहीं हो सकता। जैसे कि इवापोरेशन में बताया था कि हीट देना बार बार ज़रूरी नहीं है, कभी कभी वो हीट खुद भी ले सकता है। इसका बहुत सारा एग्जांपल आगे देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ वो हीट खुद से भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉइलिंग में हीट देना इंपॉर्टेंट है। चौथा, बॉइलिंग डजन काउज एनी कूलिंग। तो बॉइलिंग से कोई कूलिंग काउज नहीं होता, क्योंकि बॉइलिंग बहुत ही विगोरस प्रोसेस है, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब वो हीट सप्लाई मांगता है, इसीलिए उससे कूलिंग इफेक्ट नहीं जनरेट हो पाता है। और इट इज़ ए फास्ट प्रोसेस, तो अगर उसके कंपैरेटिवली देखें तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है बॉइलिंग।
तो चलो यार, अब हम लोग कहने वाले लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये भी बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कवर कर लिया था, अब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को कवर करने वाले हैं। तो देखो, ये भी इजी टॉपिक है उसी टाइप का। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक वाटर का एग्जांपल लेके देखा था कि वाटर का एग्जांपल लेके हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझा था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वाटर का एग्जांपल लेके लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी समझेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पिछले वीडियो लेक्चर में क्या देखा था हमने कि हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में भी हीट सप्लाई करेंगे और एकदम कांस्टेंट ग्रेजुअल हीट सप्लाई होते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। और उसके टेम्परेचर देखो, तो यहाँ पर जैसे कि आइस में था, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड में, यहाँ पे गैस में, ठीक है। समझाते हैं ये सब चीज़। तो देखो, जैसे यहाँ पे कोई आइस है, ठीक है, उसमें एकदम ग्रेजुअल हीट सप्लाई किए, ग्रेजुअल हीट सप्लाई किए। तो एक पॉइंट आया आइस का 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस आइस का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका मेल्टिंग शुरू हुआ जब से मेल्टिंग शुरू हुआ और जब तक पूरा आइस लिक्विड में चेंज नहीं कर गया, तब तक जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। ये समझ रहे हो? तो जब से स्टार्ट हुआ, जब से ख़त्म हुआ, तब तक पूरा आइस जब तक लिक्विड में चेंज नहीं कर गया, तब तक 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहा। जब हम लोग उस बीकर, जिस बीकर में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जिस बीकर में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग ये आइस का, अगर हम उसका टेम्परेचर नापे तो हम लोग को ये फाउंड हुआ, ठीक है। उसके, लेकिन यार देखो, हम लोग हीट तो कॉन्स्टेंटली सप्लाई कर रहे हैं, तो यार हीट कहाँ यूज़ अप हो गया? तुम भी सोच रहे हो हीट कहाँ गया यार, हीट तो सप्लाई कर रहे हैं। तो देखो, हीट जो ये हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी हीट सप्लाई किया ना, वो यूज़ अप हो गया। जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैं उनको, वो जो है उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको ओवरकम करने में और उसको अपने मतलब लिक्विड लिक्विड में चेंज करने में, ठीक है। तो उतना हीट यूज़ अप हो गया, ठीक है, उसमें। और अब फिर देखो, फिर से आप, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फिर से मैंने रिवाइज करवा दिया। अब चलो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की तरफ। तो देखो यार, फिर से हमने हीट सप्लाई किया। तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यार देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आ गया, तो जब से बॉइलिंग ऑफ वाटर मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ और जब तक पूरा कन्वर्ट नहीं हो गया, ठीक है, तब तक इसका टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट रहा। मतलब जो बीकर का टेम्परेचर है, हम लोग ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट को दिखा देते हैं। जैसे आइस है ना, तो आइस क्यूब कैसे ले लिया गया था? एक थर्मोमीटर लगा दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो इससे बीकर का टेम्परेचर पता चल रहा था। हाँ, तो देखो यार, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जब तक पूरा कन्वर्ट नहीं हो गया, तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही था, तब तक पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो गया। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो चलो डेफिनेशन देखते हैं इसका। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, समझ रहे हो? 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में चेंज करने में जितना हीट एनर्जी रिक्वायर हुआ, जितना हीट एनर्जी लगा एट इस बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है? इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है, जितना हीट एनर्जी लगा उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। और हम लोग वाटर का केस ले रहे थे, तो वाटर के केस में जितना हीट एनर्जी लगा ना, उसका वैल्यू है इतना। तो हीट को यार हम लोग जूल में लिखते हैं, ठीक है, उसका ऐसा नहीं है जूल है हीट एनर्जी का, किसी भी एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है, ठीक है। तो 22.5 इंटू 10⁵ जूल लगा। तो ये इंपॉर्टेंट है यार, व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये याद रखना 22.5 इंटू 10⁵ जूल, ठीक है। अब देखो, हम लोग बहुत सारे मतलब कन्वर्जन वाले फिनोमेना देखने वाले हैं बैक टू बैक, उसके बाद सम अप करेंगे और सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सुनते जाओ, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है? तो कंडेंसेशन देखो क्या होता है। कंडेंसेशन जो होता है, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जब कोई गैस को हम लिक्विड में चेंज कर देते हैं, तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं, इस फिनोमेना को, जो चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड, ठीक है। और इसमें एक तुमसे एक प्रैक्टिकल मतलब एक वो एग्जांपल पूछा जाता है कि जब तुम कोई ठंडा वाटर, जैसे कि कोई फ्रिज से वाटर निकाले, ठीक है, तो उसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, उस बोतल के इर्द गिर्द उसके सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिज से जो बोतल निकाला,
इसका टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, मानते हो, इसका टेम्परेचर बहुत कम है। तो जब एयर के पार्टिकल्स यहाँ से पास करते हैं तो एयर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है ना, तो वाटर वेपर इससे, इस जो है ना, इस बोतल के सरफेस से जब चिपकता है, जब इसको टच करता है तो वो कंडेंस हो जाता है, ठीक है, कंडेंस होकर वो लिक्विड में चेंज कर जाता है, समझ रहे हो ना, द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल भी दे दिया। अब देखो कंडेंसेशन समझ के आप फ्यूजन समझो। व्हेन सॉलिड बिकम लिक्विड इट्स मेल्टिंग, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। तो देखो यार, जब आइस जैसे कोई सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है उसी को बोलते हैं फ्यूजन, और मेल्टिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यह बहुत ही ईजी प्रोसेस है यार, तुम बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सॉलिडिफिकेशन भी कितना ईजी प्रोसेस है। द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इसको सॉलिडिफिकेशन, मतलब क्या, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहे हैं, उसी को सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम आइस को, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, तो वाटर से जब हम आइस फॉर्म करते हैं तो क्या कर रहे हैं, वाटर लिक्विड है उसको सॉलिडिफाई करके आइस बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, तुमको आराम से रिमेंबर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखो यार सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन देखो, सब्लिमेशन और डेपोजिशन ये दोनों, इसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है पूछे जाने का एग्जाम में। तो सब्लिमेशन क्या होता है, द डायरेक्ट चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, जैसे आइस के एग्जांपल में देखा कि आइस पहले वाटर में कन्वर्ट करता है, फिर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्या है, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस देखो किसको कहते हैं, CO2 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड यार। तो CO2 को जब हम लोग वो कर देते हैं ना, वो उसको सॉलिडिफाई करते हैं ना, उसका सॉलिडिफिकेशन कर देते हैं, तभी हम उसको ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। फिर नेप्थालिन बॉल्स भी तुमने देखा होगा, तुम्हारी मम्मी रखती होगी कपड़ा उपड़ा ट्रंक में, तो नेप्थालिन बॉल्स का इस्तेमाल करते होगी, उस मतलब उसमें वो नहीं, कीड़ा वगैरह नहीं आने देता, तो वो भी सब्लिमेट कर जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। जब तुम फिर से ट्रंक खोलोगे तो देखोगे नहीं है वो, क्यों, क्योंकि वो सॉलिड रखा था, सॉलिड सीधा सब्लिमेट करके किस में बन गया, गैस में चेंज हो गया। आयोडीन का भी वही है यार, तुम आयोडेक्स लगाते हो तो आयोडेक्स लगाते हो, आयोडेक्स लगा के सोते होगे, सुबह उठते हो तो लिक्विड तो ही नहीं मिलता यार, वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस में। कैम्फर, कपूर, कपूर का भी सेम है, आरती करते हैं हम लोग, तो आरती के बाद यार देखते होगे सीधा जल के उसमें। अगरबत्ती को भी तुम ऐड कर सकते हो इसमें, सब्लिमेशन वाले में। अब चलो यार डिपोजिशन देखते हो। तो डिपोजिशन सब्लिमेशन का एकदम विपरीत प्रोसेस होता है, ठीक है, एकदम उल्टा प्रोसेस होता है। तो डिपोजिशन में क्या होता है, द चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम गैस फेज टू सॉलिड फेज विदाउट चेंज इन लिक्विड फेज। तो ये गैस फेज से सॉलिड फेज में अगर कोई सब्सटेंस चेंज होता है और लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है तो उसे डिपोजिशन कहते हैं, गैस से सॉलिड, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या था, सॉलिड से गैस, डिपोजिशन में क्या है, गैस से सॉलिड। इसका एग्जांपल क्या है, वाटर वेपर इनटू आइस। तो देखो यार वाटर वेपर इनटू आइस, तुम सोचोगे वाटर वेपर को कंडेंस किए थे तो उस टाइम लिक्विड बना था, अब यहाँ आइस बन रहा है। तो देखो होता क्या है, जो हिमालय है हमारा बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है, तो वहाँ पे जब भी थोड़ा वाटर वेपर टाइप कोई सब्सटेंस पास करता है ना, तो इतना इतना लो टेम्परेचर, इतना लो टेम्परेचर है कि वो डायरेक्टली वाटर वेपर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डिपोजिशन समझ गए होगे। अब देखो इसको इसको दिमाग में रख लोगे तो यार सारा मतलब कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, जितना भी तक वो जितने भी कन्वर्जन वाले प्रोसेस पढ़ाए, ठीक है। तो देखो जब सॉलिड को हम लोग लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूज़न, ठीक है। और जब लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। जब लिक्विड को हम लोग गैस में चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के भी हम लोग दो प्रकार पर, इवेपोरेशन और बॉइलिंग, ठीक है। और जब गैस को हम लोग वापस लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब सॉलिड को डायरेक्टली हम चेंज कर देते हैं गैस में बिना लिक्विड में जाए हुए तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और अगर हम गैस को डायरेक्टली चेंज कर देते हैं सॉलिड में बिना लिक्विड में जाए हुए तो उसको बोलते हैं डेपोजिशन, ठीक है। चलो अब अभी तक हमने यार देखो जितना भी देखा ना उसमें जितना भी देखा हमने कन्वर्जन वाला चीज़, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कि टेम्परेचर रोल प्ले कर रहा है सॉलिड को लिक्विड में बदलने में, लिक्विड को गैस में बदलने में, ये सब में जितना भी कर रहा है। तो टेम्परेचर हम लोग बढ़ा घटा के ये सब कर रहे हैं। लेकिन अब देखो यार प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग को जैसे पता है कि जो सॉलिड है तो वो इनकम्प्रेसेबल होता है, मतलब क्या, उस पर तुम प्रेशर लगाओगे, मतलब अगर नॉर्मल
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं, उसका तुम उसको प्रेशराइज करके उसका स्टेज चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि तुम्हारा बेड है, तो तुम अपने बेड पे कितना भी मुक्का मार लो, कितना भी प्रेशर लगा लो, वो बेड का तुम स्टेज चेंज नहीं कर सकते, उसको लिक्विड में नहीं, गैस में चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली लिक्विड में तो लिक्विड बहुत ज़्यादा स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, उसको नेग्लेजिबल कैटेगरी में ही रखा जाता है, ठीक है। तो उसका भी तुम स्टेज चेंज नहीं कर सकते लिक्विड का। तो भाई बचा क्या, गैस बेचारा बच गया। तो गैस को देखो यार हम लोग करते हैं, ठीक है। तो गैस में देखो क्या करते हैं, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर आता है ना तुम्हारे घर पे, तो एलपीजी सिलेंडर में क्या होता है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रेस कर देते हैं। पहले इस एग्जांपल से समझ लो। देखो इसमें क्या किया गया है, पहले गैस के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर थे, ठीक है। गैस के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर थे, उस पर कॉम्प्रेस, उसको कॉम्प्रेस किया गया इस पिस्टन के मदद से, ठीक है। उसके बाद फिर उनको पास पास लाया गया, और पास पास इतना पास लाया गया एट लास्ट कि वो लिक्विफाई हो गया। जैसे कि तुम अपना वो खोलोगे ना, एलपीजी जो गैस सिलेंडर आता है तुम्हारे घर पे, तो उसको हिला के देखोगे तुमको लगेगा लिक्विड है, ठीक है। और वही तुम जब उसको बर्नर ऑन करता है तो उससे गैस निकलता है, तो इतना उसको कंप्रेस किया गया कि उसको लिक्विफाई कर दिया गया, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस को स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। हम्म। अब देखो, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, ठीक है। तो अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करना, देखो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, ठीक है। तो ये समझ गए हो कि प्रेशर तो अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर भी रिड्यूस कर दें तो उससे हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वो आता है, मतलब कि हाउ कैन वी लिक्विफाई एयर, ठीक है। तो लिक्विफाई ऑफ एयर को ध्यान से सुनना, मतलब ये एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर देखो, एयर को लिक्विफाई करने का प्रोसेस नंबर 1, तो एयर में मेनली 3 चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। एयर में मेनली 3 चीज़ प्रेजेंट है। पहला नाइट्रोजन जो कि 78% है, ठीक है। फिर दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। और ये कितने परसेंट प्रेजेंट है, इसका भी 21% प्रेजेंट है। और तीसरा है आर्गन। तो ये 3 मेजॉरिटी में प्रेजेंट होते हैं, ये 0.4 कुछ परसेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो इन तीनों चीज़ को हम लोग मेनली सेपरेट करेंगे एयर से, ठीक है। तो उसी को अभी देखते हैं हम लोग ये प्रोसेस। तो देखो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, तो नोट करना होगा, नोट कर लेना। सबसे पहला स्टेप देखो गया, सबसे पहला स्टेप क्या है कि जितने भी हम लोग CO2 डस्ट पार्टिकल्स, इसको फिल्टर करके हटा देते हैं। तो पहला हम लोग फिल्टर कर लेते हैं एयर को। तो आप बोलोगे यार उसको कैसे हटाते हैं CO2 को, तो CO2 को देखो यार, CO2 को बताया ना, राइस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, लो टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करके। तो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाता है CO2, और डस्ट पार्टिकल को भी फिल्टर कर लिया जाता है, ठीक है। तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको निकाल लिया गया। उसके बाद देखो सेकेंड प्रोसेस क्या होता है। तो सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है ना कि उसको, जो फिल्टर्ड एयर है उसको एक चैम्बर में लेके जाया जाता है। उस चैम्बर में उसको एकदम एकदम उसको कंप्रेस किया जाता है और एकदम सुपर लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इससे, इसके कारण क्या होता है कि वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मतलब लिक्विफाई होने लगता है, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा प्रोसेस क्या है। तीसरा प्रोसेस ये है कि वो जो, जब गैस लिक्विफाई हो गया तो उसको उसमें एक फ्रैक्शनल कॉलम में भेजा जाता है। तो फ्रैक्शनल कॉलम, यार तुमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पढ़ा होगा, उसी टाइप का एक फ्रैक्शनल कॉलम होता है, ठीक है। इस टाइप का कॉलम होता है, ठीक है। तो देखो उसमें क्या होता है, उसमें जो है ये गैस को भेजा जाता है, उसके बाद फिर उसे ग्रेजुअल हीट किया जाता है। तो हल्का, बहुत हल्का, मतलब हीट क्या, हल्का सा बहुत हीट प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे ही सबसे, तो देखो जैसे ही 196 डिग्री सेल्सियस है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो जैसे 196 डिग्री -1, सॉरी सॉरी सॉरी, -196 डिग्री सेल्सियस है नाइट्रोजन का, वो क्या है, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो जैसे ही -196 डिग्री सेल्सियस पे जाता है नाइट्रोजन, वैसे ही ये इवापोरेट हो जाता है और ऊपर कलेक्ट हो जाता है, फिर इसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इधर से। उसके बाद देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद कलेक्ट होता है आर्गन, इसका है -186 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आर्गन को क्या करते हैं, आर्गन को भी हल्का सा ग्रेजुअल हीट में, वन जैसे ही -186 जाता है 196 से, तो ये ऊपर में कलेक्ट हो जाता है, फिर इसको भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और फिर लास्ट में बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को देखो यार, -183 डिग्री सेल्सियस है, इसे भी लास्ट में एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। तो इस तरह से हम लोग
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर पे, तो उम्मीद है आप लोग कह लोगे, ठीक है। तो चलो यार, आप कहने वाले इससे तो एक जो ऐसा टॉपिक कहने वाला है इससे एक क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। तो दिमाग खोल के आराम से सुनो, सारा चीज़ बहुत ईजी है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, सब समझ में आएगा। तो हाउ डज इवापोरेशन काउज कूलिंग। तो देखो इवापोरेशन कैसे कूलिंग काउज करता है, मैंने बताया था कि एक एक एग्जाम्पल पहले मैंने मतलब बताया कि इसे हीट के बिना कैसे इवापोरेशन हो जाता था, उस टाइम बता भी दिया था कि स्वेट वाला एग्जाम्पल। तो वही सब हमने यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये हो गया, सबसे पहला एग्जाम्पल डेजर्ट कूलर वाला। तो ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा तुमने कि एक्सप्लेन हाउ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट एंड ड्राई डेज। तो अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डे हॉट है और डे ड्राई भी है। अगर भाई देखो ड्राई मतलब क्या कि ह्यूमिडिटी कम, हॉट मतलब क्या, तो इन दोनों क्या फैक्टर है, हॉट मतलब क्या कि टेम्परेचर ज़्यादा, तो इन दोनों का क्या फैक्टर है, ये इन दोनों फैक्टर से क्या होगा कि इवापोरेशन रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करेगा। और डेजर्ट कूलर में जैसा हम लोग को पता है कि पानी रहता है, तो पानी रहता है तो पानी इवापोरेट करता है ना, तो वो इवापोरेट करने के लिए जो हीट रहता है ना वो अपने सराउंडिंग से लेता है, ठीक है। तो इसी की वजह से वो अपने सराउंडिंग को कूल कर देता है। तो ये डेजर्ट कूलर वाला एग्जाम्पल, मतलब डेजर्ट कूलर वाला चीज़ तो आप समझ ही गए होगे। हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आपने देखा हो कि जो जितने भी दुकानदार कोई मतलब कोई कोई आदमी सब अपने शाम होते ही अपने मतलब गर्मी के मौसम में अपने दुकान के आगे पानी छींटते हैं। तो उसका दो काम होता है, एक तो धूल को नीचे करता है और दूसरा कारण हम लोग का इसमें टॉपिक में है, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि जब वो पानी छींटते हैं तो कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड रह जाते हैं एयर में। जो जो कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एयर में सस्पेंडेड रह जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो लेटेंट हीट है अपने सराउंडिंग से लेते हैं और उसी उसी को लेके इवापोरेट करते हैं, ठीक है। तो उसी को लेके अपने इवापोरेट करते हैं, तो इसी इसी तरह से हो गया सराउंडिंग को कूल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा एग्जांपल क्या है, तीसरा एग्जांपल ये है स्वेट, ठीक है। तो स्वेट का यार देखो, स्वेट में ये जैसे कि गर्मी के मौसम में हम लोग को स्वेट क्यों निकलता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर, जो हम लोग के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का बॉडी का मैकेनिज्म है कि वो स्वेट रिलीज़ करता है और अपने आप को कूल रखता है। तो देखो जब स्वेट रिलीज़ करते हैं ना यार बॉडी हम लोग का, तो जो स्वेट इवापोरेट होता है ना, तो वो इवापोरेशन का कहाँ से हीट लेता है, इवापोरेशन का हीट लेता है हम लोग के बॉडी से। और इस तरह से क्या होता है कि हम लोग का बॉडी कूल हो जाता है, ठीक है। कूलिंग कूलिंग इफेक्ट मिलता है बॉडी को स्वेटिंग से, ठीक है। और देखो चौथा एग्जाम्पल लेते हैं यार, ये अर्थन पॉट का। अर्थन पॉट वाला क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो अर्थन पॉट में देखो क्या होता है, टैनी टैनी पोर्स होते हैं, ठीक है। तो देखो पानी जो है ना अर्थन पॉट में, सिराही जिसको कहीं कहीं कहते हैं, ठीक है। तो अर्थन पॉट में रखा हुआ रिश्ता है, ठीक है। तो पानी अर्थन पॉट में बहुत टैनी टैनी पोर्स होते हैं, उसी के थ्रू पानी उसके सरफेस पे, सरफेस जो ये आ रही है यहाँ पे आके जमा हो जाता है। और यहाँ पे आके जो सरा ये मतलब यहाँ पे आके वो इवापोरेट करता है और हीट कहाँ से लेता है, अर्थन पॉट के अंदर जो पानी है ना, या उसके अंदर का जो एटमॉस्फेयर है ना वहाँ से हीट लेता है, ठीक है। तो इस तरह से वो जो पानी है अर्थन पॉट के अंदर उसको वो कूल रखता है, ठीक है। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन। तो यार देखो कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनना चाहिए, तो कॉटन क्लॉथ्स का ये एक प्रॉपर्टी होता है कि वो स्वेट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं, मतलब वो गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो वो स्वेट को ऑब्जर्व करते हैं और उसे एक्सपोज कर देते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं तो एटमॉस्फेयर से फिर वो स्वेट जो है इवापोरेट होता है, और इवापोरेट होता है तो बॉडी से हम लोग का वो लेता है, कुछ हीट लेता है, इसलिए हम लोग को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। और अगर हम लोग ये कॉटन क्लॉथ ना पहन के कोई सिंथेटिक क्लॉथ पहने तो हम लोग को बहुत चिपचिपा अजीब अनकंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। तो ये रीज़न होता है हम लोग को कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए गर्मी के मौसम में। तो यार इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जो मैटर इन आवर सराउंडिंग का पूरा चैप्टर है इस टॉपिक के साथ कंप्लीट होता है यार। तो यार नाचो यार, ख़त्म हो गया। और उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा, और कोई भी डाउट है यार कमेंट सेक्शन में पूछना, हिचकिचाना नहीं, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और फिर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगर पसंद आया तो बेल आइकन भी दबाना। मैं क्लास 9th के लिए वीडियो लाते रहूँगा। और और इस चैप्टर के नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यार जो इस मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाके चेक कर लेना, ठीक है।
तो यार ठीक है, बाय, हैव ए गुड नाइट।